हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आई होप करनी सबने स्टार्ट कर दी होगी। अगर जिन्होंने नहीं की है सो प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अभी फ़िलहाल वैसे 2-3 महीने रहते हैं, बट फिर भी हम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सिलेबस, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, राइट। सो सबसे पहले हम कंपनी लॉ को स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट लॉ भी कहते हैं, राइट। क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जो सिलेबस है बच्चे कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ का, ये आपका मोस्टली सिमिलर है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ का जो फर्स्ट एंड बेसिक चैप्टर है, कंपनी का मतलब, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपनी के नेचर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 मिनट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लगेगा, क्योंकि आज हमारे इस बुक की हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना लाजमी है, राइट। सो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला स्टार्ट होने वाला है ना बेटे, वो सभी यूनिवर्सिटीज को बेसिक कंसीडर करके मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। बट हाँ, ये है टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बट मैंने क्या किया आप लोगों की सहूलियत के लिए कि जब मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगी मैं ये बताऊंगी कि आज इस लेक्चर में ये करने वाले, आज इस लेक्चर में ये करने वाले। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर आपके 4 पार्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। देन सेकंड पार्ट के अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होने वाला है। थर्ड पार्ट के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी होने वाली है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आएंगी। और देन उसके बाद हम डिफरेंस करने वाले। नजर आ रहे हैं? आई होप सबको नजर आ रहे होंगे। सो 1 बाय 1 इस तरीके से हमारा कंटेंट रहने वाला है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करें हमारे लेक्चर को। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये आया क्यों है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। देखिए कंपनी जो है बच्चे, इसके कुछ एक जैसे कि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी, पार्टनरशिप थी, ये भी तो थे। देन उसके बाद कंपनी आती है ना, उससे पहले एलएलपी भी आती है। इनमें क्या कुछ कमी रही है जिसके कारण कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि आपको इनकम जनरेट करनी है, सो आप अपना कुछ ना कुछ काम धंधा स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे? कहते हाँ जी। क्या स्टार्टिंग से ही आप एक बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आपने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया। आपने पहले क्या किया, केवल आप अपने आप अकेले व्यक्ति स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे कि आपने मान लीजिए एक दुकान ओपन की है, जिसे हम कहेंगे शॉप ओपन की है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गारमेंट की शॉप है, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आपने देखा कि कस्टमर्स मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरा माल अच्छा बिक रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि वैरायटी लेके आना चाह रहा हूँ। वैरायटी क्या ऐसे ही आ जाएगी भाई कैपिटल चाहिए उसके लिए, है ना, एक्सेस चाहिए मार्केट के अंदर, है ना, कंट्रोल भी चाहिए। कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। इतना ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन मिल नहीं रहा, क्योंकि एम्प्लॉय ही होता है। तो इसने देखा कि मेरा जो फ्रेंड है ना, इसका मान लीजिए +2 है, +2 में इसका जो एक और फ्रेंड था, वो भी गारमेंट की ही शॉप किया वो उन्होंने, और उसी की भी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेंड करूं। भाई एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो दोनों ने क्या किया, मिलकर हैंडशेक कर लिया, और हैंडशेक करने के बाद दोनों की एक क्या बन गई है, फर्म बन गई है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि +2 के चैप्टर में भी किया था। इवन हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जब सिलेबस किया था, वहां पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन होती है। इवन बिजनेस लॉ के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, है ना। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो फर्म होती है वहां पर 2 या 2 से व्यक्ति होते हैं, और मैक्सिमम 20-50 मेंबर्स होते हैं, है ना, पार्टनरशिप के अंदर। बट इसके अंदर भी कुछ कमियां इसके अंदर बहुत सारी है। सबसे पहली पता है क्या है कि भाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, आपको और ज्यादा एक्सेस करना है। मान लीजिए अपने स्टेट की बजाय आप दूसरे स्टेट में भी अपना एक्सपेंड करना चाहते हो, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑब्वियस है। ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेगी, फर्म ओपन करनी पड़ेगी, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां पे भी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। दूसरा, यहां पर जो लायबिलिटी है ना बच्चे, लायबिलिटी समझते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी को पे करने की, ऑब्लिगेशन हम कह सकते हैं ना, वो ऑब्लिगेशन यहाँ पे लिमिटेड नहीं है पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है बच्चे, वो कैसी है हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड है। मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगा, इवन है भी, क्योंकि पर्सन जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज करके क्या करना पड़ता था, सामने वाले के, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सामने वाले की ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी पड़ती थी, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक करने वाला है। देन उसके बाद कंसेप्ट आया हमारी कंपनी का, ठीक है, कंपनी का, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ में लेके जा सकती हूँ। पार्टनरशिप फर्म के लिए ना हमें एक पार्टनरशिप डीड क्रिएट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ये कंपल्सरी भी है, मैंडेटरी भी है, बट कुछ कहीं पर है कहीं पर नहीं है, बट ज्यादा मैंडेटरी नहीं है,
बट कंपनी के अंदर क्या होता है बच्चे, कंपनी के अंदर जो चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने यहाँ फेस की है, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट यहाँ पे किया है। मींस की जो ड्रॉबैक्स यहाँ पे, जैसे कि कैपिटल का लिमिटेशन होना, ठीक है, मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना, एक्सेस होना मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कैपिटल को रेज करना, ये जो फैसिलिटी है, एडवांटेज में ये कह सकती हूँ हमारी कंपनी में मिलती है, क्योंकि ये लार्ज लेवल पे होगी ना, हमें पैसे को अरेंज करना बिल्कुल सिंपल हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करो और फटाफट पब्लिक से पैसा रेज करो शेयर इशू करके, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज करती है, आपकी कॉलेजेस करती है, आपकी स्कूलिंग भी करती है, कि जब एडमिशन को ग्रैब करना होता है ना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इवन गवर्नमेंट, इवन सभी ये क्या करते हैं, जब अपने स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है, वो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इतने टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, इतने टूर निकाले जा रहे हैं, इतना एग्जीबिशन हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम में हमारे स्कूल ने इतना टॉप किया है, पिछली बार डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हमारे स्कूल से रहा है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसकी मदद से कंपनी को कैपिटल रेज करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, मींस की कोई व्यक्ति, क्यों, इतनी सारी पब्लिक है, वो भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करे, अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करे? ऑब्वियस है, जैसे बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे क्या चार्ज करता है बेटा, इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी तरीके से जब हम कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाता है तो कंपनी उसको क्या देती है, रिटर्न देती है, और रिटर्न का नाम क्या है यहाँ पर, डिविडेंड है। अगर उसने शेयर में इन्वेस्ट किया उसे डिविडेंड मिलेगा, उसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस रहने वाला है आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 लेक्चर का, ठीक है। सो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देन वापस मैं इसी पेज पे आऊंगी। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में कुछ एक कमियां थी, उन कमियों, जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, वो क्या थी कि जो कैपिटल है बेटे वो आपकी लिमिटेड है, मैनेजरियल जो एबिलिटीज है वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड हमारे यहाँ पर लायबिलिटीज है। ये सभी ड्रॉबैक्स को हटाकर किसने एडवांटेज हमें प्रोवाइड किया, कंपनी ने, ठीक है। कंपनी क्या होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कंपनी का अगर शब्द बताया जाए, लैटिन वर्ड से आया है कम और पेंस की। कम का मतलब होता है इकट्ठा, पेंस होता है ब्रैट। हम ये इस तरीके से बात कर सकते हैं जैसे कि हम घर में जब हम शाम को, सुबह, जैसे भी दोपहर में, जैसे भी लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं। और जब हम बैठते हैं, जैसे हमारी फैमिली की तो जैसे आदत है कि हैबिट कह सकते हैं कि जब भी हम पूरे डेली रूटीन का हम बताते हैं कि पापा आज हमारे साथ ना ये हुआ, पापा आज मम्मी आज हमारे साथ ये हुआ, मम्मी पापा अपनी बात शेयर करते हैं, हम अपनी बात शेयर करते हैं, एक ओपिनियन शेयर करते हैं। फिर दूसरे का अनुभव हम क्या, मतलब मम्मी पापा का अनुभव, हमारे भाई बहनों का अनुभव क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म लेते हैं और उनको इन फ्यूचर हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम वही इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर भी कंपनी में क्या होता है कि सभी व्यक्ति एक साथ बैठते हैं टुगेदर, ठीक है, और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो सारे के सारे उस पॉइंट के, उस मुकदमे के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हाँ जी काम कैसे होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसा कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए, कहाँ से पैसा रेज करना चाहिए, अच्छा डिविडेंड कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन यही बैठकर होता है। ओके, सो यहाँ पे आई होप सबको समझ में आएगा कंपनी का मतलब क्या होता है, जो एक कॉमन पर्पस के लिए सभी व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और उस पर्पस को अचीव करने के बाद वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये समझ में आया, ये ग्रुप ऑफ पर्सन नजर है, इसे हम कंपनी की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ द मैनी पर्सन, दैट मींस ग्रुप ऑफ द मैनी पर्सन। और ये पर्सन क्या करते हैं भाई, जितने भी पर्सन, जैसे मैंने कहा कि कंपनी है, ये कंपनी है मैम, ये पैसा लगाएंगे और जो जो पर्सन पैसा लगा रहे हैं कंपनी के पास क्या इकट्ठा होती जा रही है, कैपिटल इकट्ठी होती जा रही है। ध्यान रखना, कंपनी इसे कैपिटल ट्रीट कर रही है और कैपिटल का नेचर कैसा होता है बेटे, याद है बैलेंस शीट जब हम तैयार करते थे, एक तरफ कैपिटल और हमारी लायबिलिटीज आती थी और एक तरफ हमारे पास एसेट्स आती थी या नहीं आती थी। अच्छा, लायबिलिटी ये एक तरफ होती है, कंपनी जो पैसा बाहर से आ रहा है, पर्सन इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और वो उसे हम कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी इसे अपने आप के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है कि हाँ जी मुझे इन फ्यूचर में जब कंपनी बंद होगी मुझे इसकी पेमेंट करनी है। क्लियर आया समझ में? ओके जी, मुझे इसकी पेमेंट करनी है
ओके, इसके जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये इनकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी पर्सन अपने कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उस कंपनी के ऊपर उसको उतनी उतनी होल्डिंग होती है। होल्डिंग का मतलब उतना उतना कंट्रोल होता है और उसके विद रिस्पेक्ट वो उसे उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इतना समझ में आया, क्लियर है? चलो जी, और इन सभी पर्सन को कंपनी का क्या कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे या फिर हम इनको मेंबर कहते हैं। यही बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा कि वो कौन होते हैं। जो पर्सन को कंट्रीब्यूट करते हैं उसे मेंबर कहते हैं, और जितना जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी जितनी होल्डिंग होगी उस कंपनी के ऊपर, उनके लिए उस नाम का क्या इशू हो जाने वाला है, शेयर इशू हो जाने वाला है, ठीक है। शेयर एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि इस कंपनी का इतने शेयर हैं, इतने रेट पे इसने इशू किया लिए हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सॉरी, चलो, और ये शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल दैट मींस आप इसे इजीली सेल आउट कर सकते हैं, इजीली कोई भी पर्सन इसको बाय कर सकता है किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे। यहाँ पर इस तरीके की ये फीचर कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। इतना समझ में आया? देखो थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगी आपको। ओके, सो चलो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड हैनी के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा हुआ है कि अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ध्यान से सुनना इस बात को, एक कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। समझाऊंगी बाद में, पहले रीड करो इसको। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है जी, क्रिएटेड बाय द लॉ है, ठीक है जी, सेपरेट एंटिटी है, ओके, परपेचुअल सक्सेशन है, ओके, सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसको समझने, ये रीड कर लिया, जल्दी से फटाफट फीचर्स भी आओ। फीचर्स क्या है कंपनी की, फीचर ऑफ अ कंपनी, या फिर मैं कहूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय द लॉ। क्रिएटेड बाय द लॉ का मतलब क्या है, जब कंपनी बनती है ना बच्चे, उसे अपने आप को एक एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करवाना पड़ता है। मैम इसका क्या मतलब हुआ, सुनो। अब आपको मैं कहूं कि जैसे हर एक यूनिवर्सिटीज का एक्ट होता है कि ये यूनिवर्सिटी इस एक्ट के अंदर है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल मेरे सामने केयू के यूनिवर्सिटीज का मैंने सिलेबस देखा, उन सीआरएसयू का तो पता नहीं, केयू का 2014 आई सीआरएस यूनिवर्सिटी थी। इसी तरीके से डी यूनिवर्सिटी का मैंने देखा, तो सभी का क्या है, एक्ट है, और उस एक्ट के दौरान उसे उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है कि हाँ जी इस यूनिवर्सिटी में ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। वो रूल रेगुलेशन कैसे पता चलेंगे भाई, वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में लिखा होता है कि हाँ जी इनको ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी का एक एक्ट है, एक्ट 2013, जिसके अंदर जब भी कोई पर्सन ये चाह रहा है ना कि हाँ जी मुझे कंपनी बनानी है, भाई कंपनी ऐसी नहीं बनती, कंपनी का अपने आप को खुद को अपने आप का नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर डी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के लिए आपको डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और उसमें सारी की सारी डिटेल आपकी होती है। सेम इस तरीके से आप अपने आप को एज ए कंपनी मानो और आपको कंपनी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड होना। दैट मीन्स किसी एक्ट के अंदर अपने आप को लेकर आना, ठीक है। जैसे कि उसमें लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंबर का एग्जांपल उठाया कि आपको कैसी कंपनी बननी है, आपको प्राइवेट कंपनी बननी है या फिर आपको पब्लिक कंपनी बननी है। ये वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपनी के अंदर, किसी की बुक में सेकंड, किसी की बुक में थर्ड, मैंने आपको बताया, बट हम सारा सिलेबस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइवेट कंपनी, उसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि भाई 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन मतलब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो कंपनी क्रिएट करना चाहता है और उसकी लिमिट 200 से ज्यादा हो गई है, तो नेसेसरी है उसे पब्लिक कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है समझ में कि क्रिएटेड बाय द लॉ है एंड वाइंडिंग अप बाय द लॉ, मींस कि खत्म भी लॉ के द्वारा होती है और बनती भी लॉ के द्वारा होती है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि भाई क्रिएट करने वाली एक्ट है और उसके चलाने वाले जो कौन है, मेंबर्स है। अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरी पब्लिक कंपनी है, भाई कोई लिमिट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर 10,000 मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। अब सारे के सारे थोड़ी ना कंपनी चलाएंगे, कंपनी चलाने वाले मेन टॉप 10 या फिर 20-30 मेंबर्स होते हैं। अब इन 10,000 मेंबर्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है, जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं ना
कि इतने सारे, जैसे हमारी क्लास के अंदर ना 108 पता नहीं 108 पता नहीं 118 कुछ बच्चे थे, उसको पूरी क्लास का मॉनिटर केवल 3 मॉनिटर थे हमारी क्लास में। तो इसी तरीके से 10,000 मेंबर्स में से कोई भी आगे आने वाले 10 या 12 व्यक्तियों को ये पर्सन सभी वोटिंग से सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ये हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ये मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, इन सबके बेसिस पर क्या करेंगे, ये जो मेन पर्सन है कंपनी के सारे डिसीजन लेंगे। बट कंपनी थोड़ी ना लेती है, क्योंकि कंपनी तो एक बिल्डिंग है, राइट। बिल्डिंग इन द सेंस कि कंपनी का तो नाम है, पर चलाने वाले कौन है, व्यक्ति है। तो यहां पर कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इन द सेंस जिसकी नेचुरल बर्थ नहीं होता, जैसे कि मेरा, आपका, सभी का, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबका नेचुरल बर्थ है, यस या नो, बट कंपनी का तो नहीं है। बट कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट की जाती है बाय द लॉ एंड खत्म होती है बाय द लॉ। समझ में आया, समझ में आया। चलो जी पॉइंट पे आते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, कंपनी इज नॉट अ रियल ह्यूमन बीइंग बट द लॉ ट्रीटेड इट अ पर्सन। बट कानून की नजर में ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी खुद की एक राइट होती है, खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट फॉलो कौन करता है उनको, पर्सन ही तो करते हैं जो कंपनी को चलाता है। इट्स कैन अ ओन प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी खुद की लायबिलिटीज हो सकती है, खुद की एसेट्स हो सकती है। ठीक है, वो खुद के अपने खुद के नाम पे, मींस की कंपनी का मान लीजिए नाम है XYZ लिमिटेड, कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी अदर के ऊपर केस भी क्रिएट कर सकती है, उसका खुद के नाम होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी के साथ एक कनेक्टेड पॉइंट है कि ऑन प्रॉपर्टी। ऑन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कंपनी की खुद की ओवन लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स हो सकती है उसके खुद के नाम पर। शेयर होल्डर डू नॉट ओन द कंपनीज प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की है, मींस की मेंबर्स की है, नहीं, पार्टनर्स अलग होते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी अलग होती है। तो यहां पर यह भी कंसेप्ट समझना जरूरी है कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है, ये मैं येलो पेन से करती हूं, समझ में आ जाएगा। ये बोला गया है कि जो कंपनी है और उसके जो मेंबर है दोनों के दोनों अलग अलग है, इनकी अलग एंटिटी है, इनकी अलग एंटिटी है। पर्सन ने अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स क्रिएट की है तो उसकी खुद की है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अपनी पर्सनल यूज के लिए एक बाइक खरीदी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी खरीदी है, फिर कोई भी बंगलो खरीदा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी का है, नहीं, कंपनी अलग है भाई, मैं अलग हूं। ये इसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कंपनी और पर्सन का जो आइडेंटिटी है वो दोनों की दोनों सेपरेट है। ठीक है, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है कंपनी पे करेगी, ठीक है, और पर्सन की पर्सनली जो लायबिलिटी होती है, खुद ने लोन लिया है घर बनाने के लिए या फिर कुछ मैरिज करने के लिए, तो उसकी खुद की लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पर्सन, जैसे कि मैंने कहा कि इस मान लीजिए ये पर्सन है, इसने क्या किया है, 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 1 लाख के शेयर को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, 1 लाख के शेयर को होल्ड किया हुआ, दैट मीन्स कंपनी को इस व्यक्ति ने कंपनी को कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ध्यान से इस बात को। ठीक है, अब यहां पर कंपनी इन केस कभी कभी लॉस में चली जाती है। ठीक है, तो जब कंपनी लॉस में जाएगी, क्या मान लीजिए कंपनी लॉस में गई 10 लाख रुपए की, क्या यहां पर ये व्यक्ति जो पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी को 1 लाख रुपए देना है, क्या वो 10 लाख रुपए के लिए लायबल होगा? नहीं, यहां पर ये केवल 1 लाख रुपए के लिए लायबल होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पहले मैंने पॉइंट बताया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब, देन उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, ओवन प्रॉपर्टी का मतलब, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। मैं अब समझा रही हूं कि ये जो पर्सन है वो केवल और केवल 1 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की 10 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, 10 लाख का लॉस हुआ तो पर्सन सभी देंगे, सभी के सभी अपने अपने एक लिमिटेड पॉइंट तक ही अपने कंपनी को पैसा देंगे। अगर एक्सेस में पैसा बचता है और पैसा देना है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर अरेंज केवल लोगों के द्वारा यहाँ पर अरेंज केवल 8 लाख हुए, अभी बैलेंसिंग 2 लाख रहता है, तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनसे उनकी पर्सनल एसेट्स का यूज करने के लिए नहीं बोला जाएगा, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में होता था कि भाई पर्सनल एसेट लाओ और फॉर्म का पैसा लॉस है उसको कवर करो। ऐसा कंपनी में नहीं होता। कंपनी में लिमिटेड होती है लायबिलिटी, जितना उन्होंने शेयर्स को अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उतने ही पैसे के लिए वो लायबल होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। देखो पढ़ो इसको, लाइन को, लिमिटेड लायबिलिटी को।
शेयर होल्डर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्ट, वो केवल उतने ही अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इफ द कंपनी हैज अ डेट, अगर कंपनी के डेट अभी रहते हैं, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट एट द रिस्की बियॉन्ड द शेयर ऑफ देयर ओन, मीन्स कि अपने शेयर के इन्वेस्टमेंट जितना उन्होंने किया है उतना ही वो लाइबल होंगे, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से उनकी जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो क्या होगी, सेफ रहती है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया कि जो कंपनी है और जो ओनर है दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, कंपनी के खुद की प्रॉपर्टी होगी, कंपनी के खुद की लायबिलिटी होगी, कंपनी के सब कुछ खुद का हो सकता है। ठीक है, खुद की एसेट्स, खुद के डेट हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर चाहे मेंबर आ रहे हैं चाहे मेंबर जा रहे हैं, कंपनी की कंसिस्टेंसी के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं कि 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, जब तुम जाओ या आओ। इसी तरीके से कंपनी कहती है अपने मेंबर्स को, अपने ओनर्स को कि अगर तुम जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर तुम आ रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहूंगी, कंटिन्यूअस अपनी एग्जिस्टेंस में रहने वाली हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी कंटिन्यू टू द एग्जिस्ट इवन इफ द ओनर एंड द डायरेक्टर चेंज, रिटायर और द पास अवे, शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर कम एंड शेयर होल्डर में भी गो, बट कंपनी क्या होने वाली है, गो फॉर एवर, हमेशा चलती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था कि जो कंपनी के अंदर शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर होता है। और हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन कि जब भी हम स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, एक डिग्री हमें देती है वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके ऊपर उसकी स्टैंप होती है नहीं होती? होती है। और वो लगाता कौन है? वहां का प्रिंसिपल, वहां के जो भी HOD होते हैं, जैसे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, और स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होती है, वो स्टैंप लगाती है। बट वो स्टैंप के ऊपर नाम प्रिंसिपल का होता है, स्कूल का होता है, ये यूनिवर्सिटी का होता है, स्कूल का होता है। तो स्टैंप का मतलब दैट मींस या कॉमन सील, जो भी पर्सन, अथॉरिटी पर्सन है जिसको राइट दिया वो सील को यूज करने का, कि कंपनी का नाम यूज करो, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कंपनी तो देखो कर नहीं सकती क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कानून की नजर में वो इवन पर्सन है बट वो आर्टिफिशियल, वो खुद साइन नहीं, क्या बिल्डिंग साइन कर देगी भाई? है अपने आप चल के बिल्डिंग चल सकती है क्या? नहीं ना। चलाने वाले लोग कौन है? चलाना इन द सेंस मींस की रनिंग करना, मार्केट में इसकी इमेज क्रिएट करना, कौन है? पर्सन है। तो यहाँ पे कंपनी क्या है? पर्सन, एक रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए उसके नाम, उसका नाम है, उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है जो दिखती नहीं है ना, एक माइंड में इमेज होती है। जैसे मैंने कहा रेड टेप, जैसे मैंने कहा एडिडास, जैसे मैंने कहा काफी सारी कंपनी है, जैसे मेरे माइंड में भी फिलहाल ये 2 ही आ रही है। ठीक है, मोंटे कार्लो उसके क्लोथ का ब्रांड है, रेड रायमंड है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, मेरे माइंड में भी फिलहाल यही आ रहे हैं, सही बताऊं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो उनकी इमेज, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मोस्टली कॉमन पॉपुलर यही चीज होती है ना। अगर मैं कहूँ जैसे हमारे पंजाब साइड में क्या होता है, काफी सारे शोरूम होते हैं, दिल्ली साइड काफी सारे शोरूम मिलेंगे, गुड़गांव जितने भी साइबर एरियाज हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, साइबर सिटीज है, वहां पर आपको शोरूम ज्यादा मिलेंगे। सो उस हिसाब से इमेज क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है? सो यहाँ पर कंपनी के नाम पर क्या किया जा रहा है, कंपनी के नाम पर पर्सन उनके एग्रीमेंट, उनके डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। तो उसका मतलब ये है कि कंपनी उस पर्टिकुलर चीज के लिए एग्री करती है, हाँ जी मैं एग्री हूं। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर, जो मैंने आपको पहले रीड करवाई थी। क्या कह रही है डेफिनेशन की? कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, दैट मींस किसी पर्टिकुलर एक्ट में अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ में आ गया, क्रिएटेड बाय द लॉ समझ में आ गया, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी समझ में आ गया होगा कि पर्सन अलग, कंपनी अलग है जी। परपेचुअल सक्सेशन भी आ गया होगा समझ में, एंड कॉमन सील भी आ गया होगा समझ में। क्लियर हो गया पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, इसके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखिए, कंपनी का मतलब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं क्योंकि ये चीजें आज हमारे यहाँ टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने डेफिनेशन की थी, याद है? अ
A company is an incorporated association which is an artificial person created by the law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. ओके जी, ये सेपरेट एंटिटी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टुडे लेक्चर। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने क्या समझाया था कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या है कि भाई कंपनी की खुद की एसेट्स है, कंपनी की खुद की लायबिलिटी है, कंपनी के खुद के डेट्स है, कंपनी की खुद की रेपुटेशन है, कंपनी की खुद की सील है, उसकी जितना भी है वो खुद का है। पर्सन के पास सेम एज इट इज सब कुछ अपना अपना है। कंपनी और पर्सन दोनों को अलग अलग माना गया है, ठीक है। बस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके पास ये पावर होती है कि कंपनी का नाम जो है वो यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, इवन उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। क्योंकि चलाने वाले व्यक्ति हमारे पास ये चुनिंदा व्यक्ति जो कि वोटिंग के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कि पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर तो मेंबर्स की लिमिट ही नहीं होती। अच्छा जी मैम आप ये क्यों करवा रही हैं? सुनो, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट सुनो। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था? कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी की जो सिग्नेचर है वो कौन यूज करता है, किसके पास पावर होती है, वो पर्टिकुलर डिसाइड होती है पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है? विल होता है बेटे घूंघट, कुछ इस तरीके से। इस पिक्चर के थ्रू आपको अभी फिलहाल ये देखो पिक्चर, क्या समझ में आ रहा है? इधर सर, इधर साइड क्या नजर आ रहे हैं? वकालत के लोग नजर आ रहे हैं। उधर साइड क्या नजर आ रहे हैं? कि जो कंपनी को संभाल रहा है ना, मींस की जो काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटर, चीफ एग्जीक्यूटर जिसे हम कहेंगे, वो सारे हैं। और कोर्ट वाला अंकल, मतलब जो जज है, वो क्या कह रहे हैं? चुप चुप आराम से ध्यान से देख रहे हैं, तो कर क्या रहा है, क्या चल रहा है ना। अब ये पर्दा क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा। क्यों उठाया जा रहा है? रीजन बस यही है, बट पर्दा देखो, किसी चीज से, चीजों के ऊपर से कोई चीज हटाई क्यों जा रही है? पर्दा क्यों उठाया जाता है? कुछ चीज दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, है ना। इसी तरीके से जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो हमने कंसेप्ट मैंने जो अभी बताया कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर्स है, इसमें ये ट्रीट किया जाता है कंपनी एक्ट के दौरान कि भाई मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। पर इस बात का तो फायदा उठा लिया। किसने उठाया मैम? इन मेंबर्स ने उठाया कि कंपनी के नाम का यूज कर करके वो किसी पर्सनल, मतलब कि कंपनी का नाम यूज किया, कंपनी की अथॉरिटी यूज की, बट काम कैसा किया कि जिनसे उनका पर्सनली बेनिफिट हो, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि कंपनी के अंदर इतने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, भाई सबके पास प्रॉपर प्रॉफिट क्या है उसी फॉर्म में हो जाना चाहिए। बट जो टॉप डायरेक्टर्स हैं, टॉप जो पर्सन हैं, उन्होंने क्या किया? कंपनी के नाम का यूज किया और अपना पर्सनल यूज किया। कहते ना कि किसी के कांधे पर, ये कहते हैं कांधे पे बंदूक रख के गोली चला रही है ना। तो इन डायरेक्टर्स ने कुछ ऐसा ही किया। ये सलोक कुछ ऐसा है, हमारे टीचर्स ने भी हमें ऐसा ही समझाया था, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें यही बता दूं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि नाम किसी का यूज और किसी का याद यूज करना और फायदा कोई और उठा रहा है, जो कि कंपनी एक्ट में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि हाँ कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। बट उन्होंने किस लूप होल का फायदा उठाया? उन्होंने ये देखा, लूप होल का मतलब होता है किस कमी का फायदा, मतलब ये कहते हैं ना कि इस बात का फायदा उठा रहे हैं। तो कौन उठा रहे हैं? मेंबर्स उठा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो कोर्ट के जो मेंबर है वो कह रहे हैं आराम से देखने दो, इस पर्दे के पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। देखा, ये घोटाला चल रहा है। ये जो डायरेक्टर्स है ना, अपने अपने प्रॉफिट के लिए ना कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रूल हमने बनाया था सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो रूल अब अलाउड नहीं है। किन केसेस में अलाउड नहीं है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या कि जो डायरेक्टर है जो गलत फायदा यूज कर रहे हैं पावर का, कंपनी के नाम का, फॉर द पर्सनल बेनिफिट, उसके लिए ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। वो किन किन केसेस में वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले पढ़ते हैं कि कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी को यह माना जाता है कि वो अपने ऑनर से वो क्या है? अलग होती है, शेयर होल्डर से अलग होती है। ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना। दिस मीन्स दैट अ कंपनी इटसेल्फ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के खुद के एसेट्स है, कंपनी के खुद के लीगल एक्शंस होते हैं, कंपनी के खुद के डेट होते हैं,
है ना, वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है ना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, ये देखिए ये देखिए 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 देखिए, अभी दिखाती हूं मैंने आपको डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है, टोटली इंडिपेंडेंट होती है, वो उसकी खुद की एसेट, उसके खुद के डेट होते हैं, है ना। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। द प्रिंसिपल वॉज एस्टेब्लिशमेंट इज अ फेमस सैलमन वर्सेस सैलमन का बहुत बढ़िया केस है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ऐसे ही किया था, कंपनी ने, पर्सन ने क्या किया था, अपने नाम पे ही दूसरी कंपनी ओपन की थी और उसी के फायदा शेयरिंग की, ट्रांसफरिंग की बात की थी इसमें, ठीक है। व्हेन अ कंपनी इज क्रिएटेड अ विल सेपरेट द कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड द कंपनी अलोन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डेट एंड द लीगल मैटर। इस वजह से वहां पर क्या किया गया, वैसे नॉर्मली क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी यही कहती है कि एक पर्दा रहता है जिसके इस पर्दे की मदद से हम क्या करते हैं, कंपनी और उसके मेंबर को हम क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, कंपनी और मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि कंपनी के नाम पर लोन ले लिया बट यूज कैसा हो रहा है, पर्सनली यूज हो रहा है, समझ पा रहे, कुछ इस तरीके की गड़बड़ घोटाले कौन करने शुरू कर दिया, टॉप मैनेजर ने करना शुरू कर दिया। तो ये जो कॉर्पोरेट विल का जो कंसेप्ट है इसलिए आया क्योंकि जैसे कि फ्रॉड हो गया, टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, मिस प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, लोन किसके नाम पे है, कंपनी के, बट यूज कैसे हो रहा है, पर्सन यूज कर रहे हैं। तो यहां पर द लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल टू लुक बियॉन्ड द कंपनी एंड होल्ड द रियल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल। ये कॉर्पोरेट विल क्या कह रहा है कि भाई पर्दे को हटाओ, इसकी जो रूल बनाया था सेपरेट लीगल एंटिटी का उसको हटाओ और हटा के ये देखो कि किसकी वजह से कंपनी में, कंपनी कौन कंपनी का नाम यूज कर रहा है और कौन इस पर्टिकुलर लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए लाइबल है, ये मुझे ढूंढना है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है टू लुक बियॉन्ड द कंपनी एंड होल्ड द रियल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल के तौर पर इफ अ कंपनी इज क्रिएटेड जस्ट अवॉइड द टैक्स, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, दूसरी कंपनी और क्रिएट की जा रही है, किस पर्पज के लिए कि हमारा जो यहाँ पे एक्सपेंसेस में ज्यादा दिखा दूं और मेरा टैक्स क्या हो जाए, बच जाए, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है ना टैक्स ज्यादा होगा, और टैक्स ज्यादा वैसे आपकी अगर सब्जेक्ट में अगर है तो आपको मैं बता देती हूँ इसका इनकम टैक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारे ही चैनल पर विद नोट्स, आपको कंप्लीट इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगी सारे के सारे सिलेबस की। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जब जब हमारे पास एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तब तब हमारे पास इनकम क्या बचेगी बेटे, कम बचेगी। और आपको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा टैक्स होगा और जितनी कम इनकम होगी उतना कम टैक्स होगा। तो यहाँ पे कई बार क्या किया था, टैक्स इवेजन, दैट मींस टैक्स की चोरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। और कोर्ट ने इस तरीके की एक्टिविटी को टोटली इग्नोर किया है, ये कानून के अंदर नहीं आता। तो इस वजह से हमारा जो कंसेप्ट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, दैट मींस जो रूल बनाया था उसको हटा के ये देखो कि हाँ जी कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए, कौन पे करने वाला है, क्लियर है। अच्छा जी, तो आपको क्या की पॉइंट ध्यान रखने होंगे, अ कंपनी एंजॉय द बेनिफिट ओनली, कंपनी जितनी भी एक्टिविटी कर रही है उन सभी का बेनिफिट तभी, मतलब उन सभी को एंजॉय तभी कर पाएगी जब हर एक एक्टिविटी क्या हो रही है, ऑनेस्टली हो रही है, इसकी ईमानदारी से हो रही है। इफ द कंपनी इज यूज्ड फॉर द, कंपनी का नाम, कंपनी की जो रेपुटेशन है यूज की जा रही है किस पर्पज के लिए, कोई फ्रॉड किया जा रहा है, टैक्स की चोरी की जा रही है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है, ठीक है, उन सभी अगर ये किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा, कंपनी के जो भी पर्सन है जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी को कर रही है उनको पनिश किया जाएगा, उनसे लीगल कवर, लीगलिंग जो कवर जो कहते हैं पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है। और उनके लिए जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं है, क्लियर है। द कोर्ट हैज द पावर, कोर्ट के पास प्रॉपर पावर है किस चीज के लिए, टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, मींस की जो कानून बनाया था उसको हटा दिया जाए इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो अगर पब्लिक को हार्मफुल हो रहा है, मींस कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट के पास ये प्रॉपर राइट है कि जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका फायदा, गलत फायदा कौन उठा रहा है, टॉप मैनेजर्स उठा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए, व्हेन द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, जब कोर्ट ने इस कंसेप्ट को हटाया, लिफ्ट मींस की पर्दा हटाया, घूंघट उठाया इस कॉन्सेप्ट से, तो हमारे पास दो एस्पेक्ट आए कि अंडर द लॉ, दैट मींस स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो कि लीगली है, मानने ही मानने पड़ेंगे, अंडर द कोर्ट डिसीजन जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं जिसे हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस कहते हैं, व्हेन द कोर्ट डिसाइड टू डू ऑन द बेस ऑफ द फ्रॉड एंड द रॉन्ग डूइंग्स, जब कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ जी ऐसा हुआ है तो इतनी पेनल्टी चार्ज कर दो,
ये कर दो। और स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है कि स्पेसिफिक लॉ, जो कि कानून, जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो किसी की बुक के अंदर कुछ पॉइंट मिलेंगे, किसी की बुक के अंदर कुछ पॉइंट मिलेंगे, सबका कॉमन मिला के मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहला क्या है कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे कि शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कंपनी स्कूल के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि भाई हमारे पास फैकल्टी ये है, हमारे पास फैसिलिटी ये है, हम टूर्नामेंट इतनी करवाते हैं, है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। प्रोस्पेक्टस क्या आता है कि डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर किसी के पास प्रोस्पेक्टस है किसी भी कंपनी का, दैट मींस उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या वो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कितनी अचीवमेंट्स है, कितने उनके फेलियर्स है, सब चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है, क्या कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बेटर है या नहीं है, क्या आगे रन कर सकती है नहीं कर सकती, कितना पैसा वो बाहर से यूज कर रही है, कितना अपना पैसा यूज कर रही है, सभी चीजें होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत दिखाई है, बच्चे ध्यान से सुना, अगर इंफॉर्मेशन गलत दिखाई है सेक्शन 35 एंड सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्म किया गया है कि इफ अ कंपनी प्रोस्पेक्टस हैज द फॉल्स इंफॉर्मेशन द कंपनी एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहने वाले हैं? कंपनी होने वाली है। और जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो प्रोस्पेक्टस को पारित करते हैं ना, कहते हैं ना कि इशू किया इसने, पास आउट किया, वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, प्रमोटर्स हो गया, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, सारे के सारे क्या होने वाले? लाइबल होने वाले। They must compensate the investors who suffer the loss due to there is a false information। और इन सभी को, इसकी कंपनी हुई, पर्सन हुआ, जो भी पर्सन है, जो भी इस चीज के लिए लाइबल होगा फॉल्स इन्फॉर्मेशन के कारण, जिन्होंने, जो भी इन्वेस्टर्स है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना कि इतने सारे इन्वेस्टर्स होंगे बाहर वाले, उनको गलत इन्फॉर्मेशन देख के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा और उनका पैसा डूब गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सारे पर्सन होंगे जिन्होंने प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन किए होंगे कि हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन सभी व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा? जिनको लॉस हुआ है उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, इवन प्रिजन भी हो सकता है, जेल भी जा सकती है, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, और फाइन कैसा लगने वाला है? 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट। जितना मान लीजिए 1000 का नुकसान किया है तो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 3000 तक का नुकसान हो सकता है। अब ये देखो, हजारों में तो करेंगे नहीं कोई कंपनी वाले, लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है, तो 3 गुना हो जाती तो मतलब जमीन आसमान सब पलटने वाली बात हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सन कैन बी अवॉइड द पनिशमेंट। ये जो पनिशमेंट दी जा रही है ना, जेल की होगी, प्रिजनमेंट की होगी, या फिर मैं कहूँ कि पेनल्टी की होगी, ये मतलब अवॉइड की जा सकती है, ये पनिशमेंट अवॉइड की जा सकती है ओनली व्हेन, अगर आप प्रूफ करने में कैपेबल हो गए कि हाँ जी ये रीजन था, स्टेटमेंट गलत होने का ये कारण था, या अगर ये वैलिड प्रूफ हो जाती है, सो आप क्या कर सकते हैं? आपकी पेनल्टी को खत्म करवा सकते हैं। अगर आपने अपने मेंबर्स की रिडक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट इन द सेंस, जैसे कि मेंबर की लिमिट क्या होती है, जैसे कि पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200 का कंसेप्ट है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वैसे भी हम इसको डिफरेंस में करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सबके बारे में देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपकी जो मेंबर की लिमिट से जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 1 पर्सन है या फिर 250 का पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होने वाला, अपने प्रोविजंस को वायलेट किया तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी फाइन करनी पड़ सकती है, आपको पेनल्टी फाइन किया जाएगा। ठीक है, कोई होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस है, भाई जहां पे भी रिलेशनशिप आ जाएगा वहां पे फ्रॉड होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है नॉट रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी। मींस कि जब ये होता है ना कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जब भी कभी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस को देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 90% अपना पैसा जो है अचीव करे। ठीक है, अगर वो अचीव नहीं कर पाई तो क्या होने वाला है, 15 दिन के अंदर अंदर जितना भी पैसा आपको मिला वो वापस करे। अगर उन्होंने नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर डे से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक ये पर डे जा सकती है। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ, इसको रीड आउट करना। नेक्स्ट है रॉन्ग एंड द मिसिंग कंपनी नेम। कंपनी का नाम गलत कर दिया, ठीक है, डिटेल गलत कर दी, एजेंसी का नाम, इवन एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट क्या है, कहां पर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, इन सभी की अगर आपने गलती की है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है 1000 पर डे से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक की। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। ठीक है, हेल्पिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई ऑडिटर है,
ऑडिटर इन द सेंस मीन्स कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट करता है उस पर्सन को बोला जाता है, ठीक है। अगर आपने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया तो कॉपरेट नहीं किया तो सिंपल सी बात है ना, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को शो नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 और 219 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन द कंपनी ओनर, कंपनी के ओनर जो है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। दैट मीन्स जो फाइनली जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो फाइनेंशियली या फिर मैं कहूँ उनकी डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी पर्सनली क्या हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है। जितनी भी जैसे कहते हैं ना कि ये एक्टिव पार्टनर, एक्टिव मेंबर है, ठीक है, ये पैसिव मेंबर है, सुना होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ कंपनी के अंदर ये कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है। इवन डायरेक्टर्स भी आएंगे, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, सो वहां पे आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि आपके कुछ एक पार्टनर मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब आपको दिखते हैं कि हाँ ये मेंबर है, बट कुछ एक ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है बट उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्ट बियॉन्ड द कंपनी लीगल पावर। भाई कंपनी ने जो कंपनी का जो दायरा है उसमें ना रहकर आपने बाहर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, भाई उसके लिए लाइबल कौन होगा, जिसने एक्टिविटी परफॉर्म की। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, मीन्स कि आप अपने पावर्स का एक लिमिटेड एरिया तक ही आप उसको यूज कर सकते हो, अगर आपने उस एरिया को क्रॉस किया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, आपकी जो लाइबिलिटी लिमिटेड थी ना वो अनलिमिटेड हो जाएगी। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल का मतलब यही होता है कि जो कानून हमने बनाया है वो उसको हम हटा सकते हैं पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, अगर आपने किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिसेस की है जिसके कारण आपका इंटेंशन फ्रॉड करना है, फ्रॉड करना इन द सेंस भाई नुकसान पहुंचाना होगा, सीधी सी बात है ना। कंपनी के नाम को यूज करके कुछ आप घोटाला कर रहे हो, हैं कोई ऐसे डीलिंग कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है, जो कि आप रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जिसने डीलिंग की है, इवन कंपनी भी होगी, है ना। इवन आपके जो क्रेडिटर्स है, मान लीजिए आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर इतने सारे शो कर दिए, इतने सारे शो कर दिए कि हाँ जी हमें इतनी पेमेंट इनको करनी है, बट एक्चुअल में तो करनी किसी को नहीं है ना। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक्सपेंसिव ज्यादा दिखा दिए, इनकम कम हो रही है, टैक्स की इवेजन हो रही है, नहीं हो रही, तो हो रही है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जाता है अंडर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अंडर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में यही था अवॉइडिंग द टैक्स, कि कोई पर्सन अगर टैक्स की चोरी करने के पर्पज से कि कोई दूसरी कंपनी बना ले और दूसरी कंपनी बनाई और उसमें खर्चे दिखा दिए, कंपनी बनने में खर्चा दिखा दिया, कंपनी के मेंबर अपॉइंट करने में खर्चा दिखा दिया, तो ये सारे के सारे खर्चा दिखाने का मतलब क्या है, लोन दिखा दिया, भाई कंपनी को चलाने के लिए हमें और लोन चाहिए, हमने इस कंपनी का पैसा वहां इन्वेस्ट कर दिया, भाई किसने बोला था ऐसा करने के लिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने फ्रॉड कर दिया तो, ठीक है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, कोई कंपनी क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये केसेस है, पता है आपको, ये केसेस है, इस जो साइड में लिखे हो ना, अगर आप बीबीए से हैं या फिर एलएलबी कर रहे हैं वहां पर ये केसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, तो वहां पर ये जो केसेस है जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, बट एलएलबी के अंदर तो ऑब्वियस है यार, तुम लोग क्या करने जा रहे हो, वकालत करने जा रहे हो, तो तुम्हें केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जाता है एनिमी कंपनी ड्यूरिंग द वॉर। दैट मीन्स आपकी कोई कंपनी थी और उसके जो मेंबर्स है या फिर कंट्रोलिंग पावर ऐसी कंपनी, ऐसी कंट्री के अंदर है जहां हमारा युद्ध चला हुआ है, तो सिंपल सी बात है क्या होने वाला है, बैलेंसिंग फिगर डगमगाएगी। तो इस केसेस के अंदर अगर किसी के साथ हमारा युद्ध चल रहा है तो कंपनी कोर्ट ये कहती है, इवन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि उस टाइम पे आपको बिल्कुल रोक दिया जाएगा कि आपको कंपनी ऑपरेट करनी चाहिए, इवन स्टॉप करने की, इसकी ट्रेड एक्टिविटी को क्या करने के लिए बोला जाएगा, स्टॉप करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। यूजिंग अ सब्सिडरी एज अ फ्रंट, ये कह रहे हैं कि सब्सिडरी एंड होल्डिंग का रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ये दिखाई नीचे ना सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्रिएट अ फेक कंपनी टू गेट द व्हीकल लाइसेंस, इट्स कुड नॉट बी अदरवाइज, ओके। चलो तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं तो कॉर्पोरेट विल का मतलब समझ में आ गया होगा, कंपनी यूजुअली प्रोटेक्ट इट्स ओनर। नॉर्मली कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अपने ओनर और अपनी जो पर्सन की जो ओनर है और कंपनी है, उन दोनों की लायबिलिटी को अलग अलग इसलिए दिखाया जाता है कि उनकी पर्सनल जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रह सके, उनकी पर्सनल एसेट्स यूज ना हो। बट अगर किसी भी तरह का फ्रॉड, टैक्स इवेजन, मिसप्रेजेंटेशंस, इलीगल एक्टिविटीज करी जा रही है टॉप मैनेजर के द्वारा, तो वो पर्सनली खुद ही लाइबल होने वाले हैं।
कंपनी क्या करने वाली है, अपने जो रूल को वो हटा देगी। क्लियर है? ओके जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी हो जाता है क्लियर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे